अब हम देखेंगे एक्सपेरिमेंटल कंट्रोल। एक्सपेरिमेंटल कंट्रोल कब किया जाता है? जब हम आज पूरा प्रकरण इस हिसाब से देखने वाले हैं कि एक्सपेरिमेंटल कंट्रोल की क्या जरूरत होती है और उसके लिए कौन सी मेथड्स का प्रयोग किया जाता है। तो उसमें हम देखेंगे अगर स्वतंत्र और आश्रित परिवर्ती पर पड़ने वाले प्रभावों को अधिक से अधिक मात्रा में नियंत्रण नहीं किया जा सके तो अनुबंधन करता जो रिसर्चर है वो प्रयोग के उद्देश्यों की परिपूर्ति नहीं कर पाता है। जो बाह्य जो उद्दीपक है उसको कंट्रोल करना पड़ता है, जिसके ऊपर हमारा मापन है उसको ही हमें ध्यान में रखना पड़ता है, तभी जाके हम जनरलाइज कर सकते हैं जो भी हमारे परिणाम है वो। तो उस हिसाब से हम देखें तो कुछ ऐसे वेरिएबल्स होते हैं जो प्रयोग में बाधा डालते हैं, यानी वो उसको हमको कंट्रोल करना पड़ता है। तो प्रयोगकर्ता इस हिसाब से वैज्ञानिक निष्कर्ष तब ही किया जा सकता है जब प्रयोग में केवल स्वतंत्र परिवर्ती ही क्रियाशील हो। स्वतंत्र जो परिवर्ती है उसको ही हम एक्टिव बना सके, तब हमारा जो एक्सपेरिमेंटल जो प्रयोग है उसमें जनरलाइजेशन हम करेंगे, तब हम जो भी परिणाम आएंगे वो जनरलाइज व्यवस्थित तरीके से कर पाएंगे। तो उस हिसाब से हम देखें तो उसमें कुछ कंट्रोल करने की विधियां हैं। क्या किस तरह से हम प्रयोग में ये जो बाह्य परिवर्ती है वो हमारा जो स्वतंत्र परिवर्ती है उसको एक्टिव नहीं होने देते हैं। तो उस आधार पर हम देखें तो पहली विधि है मेथड ऑफ रिमूवल। तो उस हिसाब से देखें तो मेथड ऑफ रिमूवल, मेथड ऑफ रिमूवल, ये जो मेथड है उसमें हम क्या करते हैं कि जो परिवर्ती होते हैं प्रयोग में से उसको हटा देते हैं, उसको दूर कर देते हैं। हमको पता चल जाता है कि ये जो वेरिएबल है वो हमारे प्रयोग में कुछ बाधा डालने वाले हैं, तो हम क्या करेंगे उसको हटा देंगे। जैसे कि प्रयोगशाला का वातावरण, तो वातावरण में कितनी बातें आती है जहां हम प्रयोग करते हैं, तो उस वातावरण को हम क्या करेंगे, उसको जो प्रयोगशाला का जो वातावरण उसको कुछ तरीके जो हमारा वेरिएबल है उस तरीके से हम परिवर्तित करेंगे। हम देखें यदि लिंग, कक्षा, विषय और विद्यालयीन वातावरण इत्यादि परिवर्तन का हमको जो नियंत्रण करना है, तब हम क्या करेंगे, एक ही विद्यालय के एक ही कक्षा के एक ही विषय वाले पढ़ने वाले समान लिंग के छात्रों का हम चयन कर लेंगे। तो हमें क्या मिलेगा, हमें जो भी बाह्य वेरिएबल हैं वातावरण के वो दूर हो जाएंगे। नहीं तो अलग अलग से वातावरण में से जो छात्र आएंगे तो अलग अलग लिंग से आएंगे, तो भी हमारा प्रयोग है वो जनरलाइज करने में हमको तकलीफ पड़ेगी। तो उस हिसाब से हम देखें तो मेथड ऑफ रिमूवल है ये इस तरह से काम करता है। फिर होता है मेथड ऑफ कंसिस्टेंसी कंडीशंस, मेथड ऑफ कंसिस्टेंसी कंडीशंस। ये जो मेथड है उसमें हम क्या करते हैं, स्थिरता की विधि कहा जाए। जब किसी बाह्य परिवर्ती को प्रयोग अवस्था में अलग करना असंभव हो। अब देखिए कि भाई हम इसको अलग तो नहीं कर पाते हैं, तो क्या करेंगे, तो उस परिवर्ती के गुण या मात्रा को प्रयोग के दौरान एक समान या एक रूप के करके नियंत्रित किया जाता है। उसकी जो मात्रा होती है, जैसे कि हम देखें यहाँ कि कोई परिवर्ती ऐसा होता है कि जिसको हम उसके साथ ही जुड़ा हुआ है, हमारा जो स्वतंत्र परिवर्ती उसके साथ ही जुड़ा है, तो उसको हम दूर नहीं कर पाते। तो अब हम क्या करेंगे, उसको स्थिर कर देंगे गुण के रूप में या मात्रा के रूप में। उसमें उसको किस तरह से करेंगे, एक देखो आयु, एज, एज एक वेरिएबल है कि जो हमारा जब प्रयोग पात्र है उसके साथ जुड़ा हुआ है।
तो हम क्या करेंगे, स्वतंत्र परिवर्तित एज है तो दूसरे अनेक परिवर्ती उसके ऊपर प्रभाव डालेंगे। उस स्थिति में, प्रयोगात्मक स्थिति में उसको हम हटा नहीं पाते, तो साथ में ही रहता है। तो समस्त प्रयोगों की समान आयु हम ले लेंगे, यहाँ क्या करेंगे, समान एज कर देंगे। सब जो प्रयोग पात्र है उसकी आयु में हम क्या करेंगे, समान एज कर देंगे, एक समान सबको रख लेंगे। तो उस हिसाब से ये भिन्नता दूर हो जाएगी। उसके बाद हम देखें तो संतुलन की विधि होती है बैलेंसिंग मेथड। ये एक दूसरी, ये तीसरी मेथड है बैलेंसिंग मेथड। बैलेंसिंग मेथड, ये जो मेथड है वो हम देखें कि भाई खोजकर्ता उसमें रुचि नहीं लेता कि बाह्य परिवर्तियों को निरूपित करके उसको नियंत्रित किया जाए। जहां बाह्य परिवर्तियों को नियंत्रित समूह का उपयोग करके नियंत्रित कर लिया जाए, ऐसी भी स्थिति आती है। दो बातें आती है, एक होती है उसमें प्रयोगकर्ता रुचि ही नहीं लेता है कि उसको नियंत्रित करे, और दूसरी एक बात यह आती है कि बाह्य परिवर्तियों को समूह में उपयोग करके उसको नियंत्रित कर ले। तो ये जो दोनों स्थिति है उसमें क्या करेंगे हम कि हम जो प्रयोग पात्र है उसको ऐसा करेंगे कि उसको यादृच्छिक की प्रतिदर्श चयन से ले लेंगे, दो समूह ले लेंगे। यहाँ क्या करेंगे, दो समूह, और ये दोनों समूह है उसमें हम ऐसा करेंगे कि दोनों समूह के समान जो भी प्रभाव डालने वाले हैं उसको हम समान पात्र ले लेंगे। 10 इसके लिए, 10 इसके लिए, दोनों के 10 ले लिए, बराबर। तो ये उससे कारण मान लिया जाता है कि दोनों समूह बाह्य परिवर्तियों के दृष्टिकोण से समान है। तो अभी 10 हमने मेल लिए, 10 नहीं, हम 10 छात्र ले लिए ये, और 10 छात्र ये लिए, पर उसमें हम कुछ ऐसा देखने वाले नहीं है कि नियम क्या ये वो सब कुछ देखें। इसी तरह से हम उसको सीधे ही चयन कर लेंगे। और उसके बाद आता है एक दूसरी स्थिति होती है जहां हमको जानकारी होती है कि भाई इसमें जो परिवर्तियों के जो लिंग होता है तो अलग से होता है। समझ लो कि इसमें मेल भी है और फीमेल भी है, तो हम क्या करेंगे, 3 मेल लेंगे, 3 फीमेल, 3 मेल ले लेंगे, मेल 3 ले लेंगे, 7 फीमेल ले लेंगे। तो ये हो गया बैलेंसिंग। इस तरफ से हम प्रयोग में जो बाह्य परिवर्ती है हम जब जानते हैं तब ये हम परिस्थिति में आते हैं, जब नहीं जानते तब हम सीधा ही सिलेक्शन 10-10 ऐसे समान रूप से समान अंक में उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। तो ये बैलेंसिंग की विधि है। और जब हम बाह्य परिवर्तियों को जानते हैं तब हम ऐसा करते हैं कि उसका जो लिंग है उसको हम इस तरह से कर देंगे कि 3 मेल ले लेंगे, 7 फीमेल ले लिए, उसके साथ वो समान हो गया। तो उस हिसाब से हमारा जो प्रयोग है वो चलेगा। उसके बाद आती है समतुल्यन विधि, काउंटर बैलेंसिंग। काउंटर बैलेंसिंग ये जो विधि है उसमें हम करते हैं कि अनेक प्रयोग ऐसे देखने को मिलते हैं जिसमें एक ही समूह के अनेक उद्दीपक या दो पृथक प्रायोगिक दशाएं क्रमशः एक दूसरे से प्रभावित करती है। उसमें कुछ क्रम नहीं होता है, निश्चित नहीं होता है, जिसके प्रयोग के अंतर्गत अनेक प्रकार की त्रुटियां आती है जब हम प्रयोग करते हैं तब। और यह त्रुटियां की स्थिति में हम युग्म के प्रभाव के कारण होती है, तो उसको हम दूर करने के लिए क्या करेंगे, समतुल्यन विधि का प्रयोग करेंगे। और ये नित्य प्रति या स्थिर त्रुटियां भी कहलाती है। तो उसको कैसे दूर करें, उदाहरण के तौर पर हम समझे कि प्रयोग में लाल व हरी रोशनी की प्रतिक्रिया कालों का हमको तुलनात्मक अध्ययन करना है। यहाँ देखें लाल हरी, ये जो हमारी कोई भी प्रयोग में ऐसी रोशनी हमने ली
तो उसका जो प्रतिक्रिया कालों का आपको अध्ययन करना है, तब हम क्या करेंगे, अगर प्रायोज्य को लाल व हरे हरे ये क्रम में रोशनी दिखाई जाए तो उसको लाल क्रम में दिखाई जाए, फिर हरे हरे क्रम में दिखाई जाए, इस तरह से हम देखेंगे तो फिर हरी रोशनी पर प्रथम क्रिया और उसके कारण अभ्यास, उस थकान आदि का प्रभाव पड़ता है। पहले हम देखें तो पहले हम लाल ही उसको बता दें, तो लाल जब बताई उसके बाद हम उसको हरी हरी बताएंगे, तो उसके कारण क्या होगा, ये जो लाल के समय में हमने जो भी तो उसका अभ्यास हो गया, उसका थकान, ये जो वेरिएबल है उनका प्रभाव यहाँ पे पड़ेगा जब हम हरी रोशनी बताएंगे तब। तो उसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे, काउंटर बैलेंसिंग करेंगे। काउंटर बैलेंसिंग में क्या करेंगे, तो एक बार हम लाल बताएंगे, एक बार हम यहाँ क्या करेंगे, लाल फिर हरी फिर लाल फिर हरी, इस तरह से हम काउंटर बैलेंसिंग करने की कोशिश करेंगे और इस हिसाब से ये संतुलन पद्धति काम करेगी। उसके बाद हम देखें तो उसमें एक ऐसा भी किया जाता है कि फिर लाल बताई, फिर हरी फिर लाल, ये भी काउंटर बैलेंसिंग का एक प्रकार है, उस तरह से भी हम बता सकते हैं। और उसके बाद आता है क्रमबद्ध यादृच्छिकरण, मेथड ऑफ सिस्टमैटिक रेंडमाइजेशन, मेथड ऑफ सिस्टमैटिक रेंडमाइजेशन। ये जो मेथड है वो, इसका जो काम है उसमें कुछ त्रुटि रहती है, उसको दूर करने के लिए किया जाता है। तो ये जो होती है उसमें क्या त्रुटि रहती है कि जब संतुलन विधि से नियंत्रण करना उस अवस्था में अधिक उपयुक्त होता है जहां 2 या 3 परिस्थिति हो। परिस्थितियां बढ़ गई तो क्या करेंगे, अगर 5 या 6 परिस्थितियां है तो क्या करेंगे, तो उस विधि का प्रयोग करना हमारे लिए असंभव हो जाता है। तो उसको दूर करने के लिए मेथड ऑफ सिस्टमैटिक रेंडमाइजेशन, उसमें रैंडमाइज तरीके से हम ये जो है उसको रेंडमाइजेशन करेंगे और उसके बाद सिस्टमेटिकली उसको जो लाल हरी हरी ये जो भी है उसको हम अरेंज कर देंगे। तो उस हिसाब से हम ये पद्धति का उपयोग करते हैं। जहां संतुलन विधि काम नहीं करती है वहां इस विधि से काम लेना पड़ता है। इस प्रयोग पद्धति का उपयोग निम्न 2 दशाओं में किया जाता है। किस दशाओं, तो वो ध्यान में रखना है हमको, जब बाह्य परिवर्तियों की जानकारी हो, जब हमें बाह्य परिवर्ती की पता है कि ये बाह्य परिवर्ती ये प्रयोग में काम करने वाला है तब, और परंतु विधियों के द्वारा नियंत्रण करना असंभव हो। अब ये जो विधियां हैं उससे उसका उनको नियंत्रण नहीं कर पाते तब हम क्या करेंगे, इस विधि का प्रयोग करेंगे। उसके बाद जब हम बाह्य परिवर्ती अज्ञात, हमको पता नहीं कि बाह्य परिवर्ती क्या है, तो हम क्या करेंगे, नियंत्रण विधियों के द्वारा उसको नियंत्रण कर लेंगे। तो उसकी एक लिमिटेशन ये है कि क्रमबद्ध यादृच्छिकरण विधि का प्रयोग करने में अपेक्षाकृत अधिक समय व धन का व्यय होता है। ये जो प्रयोग करेंगे तब हमें समय भी ज्यादा देना पड़ेगा और धन का भी व्यय होता है, क्योंकि इस विधि में प्रयोज्य को समूह में वितरण, उद्दीपकों का क्रमिक प्रस्तुतिकरण व स्वतंत्र परिवर्ती के अनेक चुने हुए मूल्यों का उपयोग यादृच्छिकरण के रूप में किया जाता है। अब एक हमारी लास्ट आवरण विधि होती है स्क्रीनिंग मेथड। स्क्रीनिंग मेथड, ये जो मेथड है उसमें हम क्या करेंगे कि कोई पद्धति का प्रभाव डालने वाली उद्दीपक की नियंत्रण करने के लिए उससे भी प्रबल उद्दीपक का हम प्रयोग कर देंगे। बराबर, कहीं हम प्रयोग करते हैं वहां
एक उद्दीपक ऐसा है कि उसका नियंत्रण हम करने के लिए ऐसा दूसरा उससे भी प्रभावी उद्दीपक का उसमें सम्मेलन कर देंगे जिससे ये उद्दीपक का कुछ आए ही नहीं, बराबर। तो उस हिसाब से हम देखें तो अगर प्रयोजकों पर घंटी, पावलोव के प्रयोग में हमने घंटी बजने का प्रभाव पड़ता है तो हम क्या करेंगे, लगातार आती हुई ध्वनि का प्रयोग करके दूसरी कोई ध्वनि आवरण कर देंगे उसके ऊपर, और ये होती है हमारी स्क्रीनिंग मेथड, आवरण मेथड जिसको कहा जाता है, वो उसको उस तरह से नियंत्रित कर लेते हैं। तो ये हुआ हमारा एक्सपेरिमेंटल कंट्रोल की विधियां, हमने ये देखा है।